मॉर्निंग में उठे, भूख नहीं है, फ्रेश हो गया, सब हो गया, बट भूख नहीं है, बट फॉर द शेक कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे स्कूल जाना है, कुछ खा ले, मैं खा के चला जाता हूँ, वो भी इंडाइजेशन करेगा, वो भी अग्निमंद करेगा। इवन ये भी बताया है कि अगर आपको मोशन जाना है, यानी कि आपको पॉटी जाना है, किस दिशा में मुंह हो, दिशा का भी कुछ है। यस। आयुर्वेद के बारे में सर, जो लाइफस्टाइल मिस्टेक की हम बात कर रहे थे कि लोग, आपके पास एक छोटी सी बीमारी जो लाइफस्टाइल से शुरू हुई, बढ़ा करके बहुत बड़ी क्रॉनिकल बीमारी में कन्वर्ट हो गई, मतलब ऐसे लाइलाज बीमारी भी बन जाती है कई बार। तो वो क्यों ना हम उनकी लाइफ से सीख लें, जैसे कि आपने बताया कि क्योंकि पेशेंट तो आपको आके बताते होंगे कि सर अभी हमारी हालत ये है, कि इनको पता ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम कब से बननी शुरू हुई, कैसे बननी शुरू हुई। तो क्या ऐसी कोई लाइफस्टाइल के बारे में आप हमें बता सकते हैं कि भाई लाइफस्टाइल में क्या क्या मिस्टेक्स लोग जनरली करते हैं, जिसको अवॉइड करें तो बड़ी प्रॉब्लम से बच सकें, क्या क्या हो सकते हैं सर? जी बिल्कुल ठीक बात है। जैसे देखिए, सबसे पहले मिस्टेक तो क्या करते हैं हम लोग, सारे बासी खाना या पैकेज्ड खाना खाते हैं, ठीक है। तो जो हम बासी खाना खा रहे हैं, आज का बनाया हुआ है, वो फ्रिज में डाल दिया। कई लोग तो ऐसे हैं 2-2 3-3 दिन का पुराना खाना खाते हैं, गरम किया खाया, गरम किया खाया। वो कहीं ना कहीं उसके, आप अगर मॉडर्न साइंस में भी देखो तो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ जाता है उसके। वो चेंज आता है तो वो हमारी बॉडी कई बार एसिमिलेट नहीं करती, हमारी बॉडी वो सही से डाइजेस्ट नहीं करती, तो अलग अलग तरीके के रोग पैदा कर देती है, ठीक है जी। आयुर्वेद में जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि अगर खाना बासी है, या खाना बहुत ज़्यादा आपने खा लिया है, या ऐसा खाना है जो किसी प्रकार से कंटामिनेटेड, दूषित है, या जिसमें प्रिजर्वेटिव्स या केमिकल बहुत ज़्यादा गए हुए हैं, उसके ये हम खा रहे हैं, और हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक है। जनरली मेट्रो सिटीज़ में लोगों की डाइजेस्टिव फायर वीक है, इसीलिए कभी वो एसिडिटी की टैबलेट खाते हैं, कभी गैस की खाते हैं, कभी पेट साफ नहीं होता है। तो जब ऐसा आदमी उस खाने को खाता है, तो आयुर्वेद में एक सिद्धांत है जिसे आम कहते हैं। आम, आम मीन्स ऐसा खाना जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ। हमने खाना खाया, ठीक है, वो डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होकर उसका जो एक प्रोडक्ट बनता है जिसे रस कहते हैं, रस, मतलब आहार रस, बेनिफिशियल जो हमें हाँ, बॉडी जो में उसका, मिला, न्यूट्रिएंट्स जो हाँ, मिले। न्यूट्रिएंट नहीं, वो न्यूट्रिएंट मिलने से पहली जो डाइजेशन की पहली सीढ़ी है। अच्छा, खाना गया, पेट के अंदर गया, डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो जूस बना, ठीक है, जो रस बना, उसको अगर वो प्रॉपर बना तो रस धातु हो गई, जो बॉडी को बिल्ड कराएगा, रक्त में चेंज होगा और सारी चीज़ों में। अगर वो प्रॉपर नहीं बना, ड्यू टू सम केमिकल्स या बासी खाने की वजह से या ज़्यादा खाने की वजह से और मेरी डाइजेस्टिव फायर वीक होने की वजह से, तो वो आव बन जाती है, यानी आम बन जाता है, जो कि अनडाइजेस्टेड। कुछ डाइजेस्ट है, कुछ डाइजेस्ट नहीं है, अध पका जैसे कहते हैं, आधी रोटी कच्ची रह गई, आधी पक्की रह गई। तो ये जो अनडाइजेस्टेड जो रस है, ये बॉडी में हमारे घूमता रहता है, ठीक है जी, और वही एब्जॉर्ब होगा। अब वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है वही घूम रहा है, रस वो बॉडी में घूम रहा है। आयुर्वेद कहता है यत्र संग खवगुण्यात, यानी कि वो जो रस मेरी बॉडी में घूम रहा है अनडाइजेस्टेड, उसे जहाँ पे विगुणता, यानी कि जहाँ पे ठीक ठाक जगह नहीं मिलेगी, जहाँ विगुणता मिलेगी, व्याधिस तत्रोपजायते, वहीं व्याधि पैदा हो जाती है। कैंसर, कोई भी व्याधि, वो बढ़ रहा है, कोई भी बीमारी नहीं। जैसे हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हो गया, ठीक है, अब डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हुआ तो आम रस बन गया, डाइजेस्ट प्रॉपर हो गया तो रस धातु बन गई, प्रॉपर डाइजेस्ट होके रस धातु बनी, बॉडी में घूम रही है, उसी से रक्त ब्लड बना, उसी से मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र बने। बिल्कुल। अगर वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ तो वो आम बन गया, आम रस बना, ठीक है। वो आम रस से जो रक्त बनेगा वो प्रॉपर नहीं बनेगा। अच्छा, उससे रस बनेगा, मतलब हाँ। उससे ये नहीं कि वो स्टूल के थ्रू पास हो जाएगा? नहीं नहीं, वो स्टूल के थ्रू पास नहीं होगा, नहीं, सार भाग तो बाद में बनेगा। अच्छा। फीकल मैटर, उसी रस धातु से सारी चीजें बनती रहती हैं, उसी से यूरिन बनेगा, उसी से फीकल मैटर बनेगा, पहले के प्रोसेस के अंदर। यस, उस बनने से पहले प्रोसेस के अंदर।
इसके लिए घूमेगा पूरे यस body इसके में। लिए आयुर्वेद की आपको एक शरीर क्रिया समझनी पड़ेगी, फिजियोलॉजी। अच्छा। यानी मैं खाना खाता हूँ, वो खाना डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होके वो रस में चेंज हो जाता है, ठीक है। उस रस से दूसरी धातु रक्त बनती है, उस रक्त से तीसरी धातु हाँ, मांस बनती है, और इसी दौरान उसी रस से फीकल मैटर बनेगा, यूरिन बनेगा, और जो अलग मेटाबोलाइट्स हैं वो बनते हैं और अलग होते जाते हैं बॉडी से। ठीक है। लेकिन डाइजेस्टिव फायर अगर ठीक नहीं है, या जो फूड है वही हमारा ठीक नहीं ऐसा है, नहीं है, बस इसमें ये chemical है या या केमिकल है, preservatives हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं जो मुझे सूट flavors नहीं कर हैं। रहा, तो वो जो रस बनेगा ना हाँ, वो प्रॉपर नहीं बनेगा, हाँ, उसको हम आम कहते हैं। अच्छा। फिर वो आम जहाँ जहाँ बॉडी में चिपक जाएगा वहाँ वहाँ बीमारियाँ पैदा करेगा। जॉइंट में चिपकेगा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी हम कहते हैं आमवात पैदा कर देता है। अच्छा। ठीक है, हार्ट में चला जाएगा, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज कर देगा, वही कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, वही यहाँ पे फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस में आके साइनसाइटिस बनाता है, वही एलर्जिक सिम्टम्स पैदा करता है। हम तो सिर्फ शराब, अल्कोहल, गुटखे को समझ रहे हैं, लेकिन ये तो मुझे लगता है ये तो सभी, मतलब हर जगह ये तो जितने भी हम लोग पैक फूड ले रहे हैं, ये तो पूरा काम तो वही कर रहे हैं जो है ना, सर शराब जो गुटखे के 90 जैसा ही काम हो रहा है ये जो तो 90% बीमारियां जो पैदा हो रही हैं शरीर के अंदर ही तो पैदा हो रही हैं, यही तो हम बात कर रहे हैं। राइट। और वो मेरे शरीर में क्यों पैदा हो रही हैं? हाँ। मेरा खाना पीना गलत है, मेरा लाइफस्टाइल गलत है, यही तो पैदा कर रही हैं। अब तीसरी चीज क्या है, सबसे बड़ी चीज है क्या हमारी बॉडी में? अग्नि, डाइजेस्टिव फायर। हाँ। उसी से तो मुझे न्यूट्रिशन मिल रहा है। ठीक है ना? मंद होने का कारण उसके मंद होने के यही कारण है, खाना प्रॉपर टाइम पे ना खाना, जैसे हमने बोला था, प्रॉपर टाइम पे ना खाना या लिमिटेड खाना, परिमिताशन, मैं तो इतना ही खाऊंगा या इतनी ही खाऊंगी, डाइटिंग पे हूँ, बॉडी मांग रही है लेकिन बॉडी हमने मांग रही है, आप उसको दे नहीं रहे, दे नहीं रहे। वो कहीं ना कहीं जाके वो आपको मंदाग्नि क्रिएट करेगा, इंडाइजेशन करेगा, अजीर्ण करेगा, या फिर भूख है तब नहीं खाया, हाँ गलत टाइम पे खा रहे हैं, हाँ, भूख में तो रोक लिया, हाँ, और बाद में खा लिया तो वो उसको अब उसका भूख तो उतनी रही नहीं लेकिन उसका मैंने तो खा सिग्नल लिया। है नहीं, हाँ, हाँ उसको बेचारे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और क्या हम गलतियां करते हैं, जैसे आदमी रात को खाना खाया हमने, ठीक है, रात को खाना खा के हम सो गए, मॉर्निंग में उठे, भूख नहीं है, फ्रेश हो गया, सब हो गया, बट भूख नहीं है, बट फॉर द शेक कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे तो स्कूल आगे जाना भूख है, लगेगी कुछ तो खा ले, मैं खा के चला जाता हूँ, वो भी इंडाइजेशन करेगा, वो भी अग्नि मंद करेगा। मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर डूइंग दिस, हाँ, यही कर रहे हैं, यही हो रहा है। आयुर्वेद कहता है जब तक पहला खाया हुआ खाना जीर्ण ना हो जाए, यानी हजम ना हो जाए और भूख की उत्पत्ति ना हो जाए, तब तक खाना मत खाइए। बॉडी को सुनो, बॉडी को सुनो, बॉडी अलार्म दे रही है आपको कि भैया अभी भूख नहीं है। और व्यक्ति अगर ब्रेकफास्ट स्किप कर देता है, लंच आते आते बहुत तेज भूख लग जाती है, वो आपकी अच्छी भूख है, उसमें आप खाना खाओ, कोई आम रस नहीं बनेगा, डाइजेशन प्रॉपर होगा। इतना तो सुनने का सर कोई माहौल ही नहीं बनता हमारे तो, माहौल आसपास का, अरे ये खा ले, कहीं पार्टी में गए तो चल वो खा ले, मतलब हम तो लोगों की ज़्यादा सुनते हैं खाने के टाइम पे, यहाँ तक की डिटेल तक सुनना कि भाई मेरे बॉडी मांग रही है कि नहीं मांग रही, मैं रोकूं कि नहीं रोकूं, या खाऊं या नहीं खाऊं। आज के लाइफस्टाइल में सर मुश्किल है बहुत ज़्यादा, मतलब ये चीज़ें, इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ बिल्कुल है, बीमारियाँ सर। अब देखिए ना, शादी ब्याह पार्टी में जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आइसक्रीम भी है, वहाँ कॉफ़ी भी है, वहाँ कोल्ड ड्रिंक भी है, वहाँ और अलग अलग तरीके के हमारे डिशेस भी हैं, मैं सब खाता हूँ। राइट। अजीब सी बात है सर, मतलब इतना ज्ञान कहाँ छुपा हुआ था कि हम इतने अपराध कर रहे हैं और हमें कोई पकड़ नहीं रहा। हाँ सर, एक्चुअली देखिए, आप नाम देखो, हाँ, आयुर्वेद 5000 साल पुराना है, हमारे ऋषि मुनि है ना, हम ऋषि मुनि कहते हैं बट वो साइंटिस्ट लोग थे। हाँ, आप समझिए, उन्होंने कहा प्रज्ञा अपराध, जानबूझकर आपकी बुद्धि के द्वारा किए जाने वाले अपराध, इसको अपराध क्यों बोला है? यानी कि हम जानते हैं कि शुगर है फिर भी शुगर खाते हैं, डायबिटीज़ वाला शुगर खूब खा रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, हाई रिस्क ग्रुप में है फिर भी हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमें पता है कि
ये जो फास्ट फूड है ये सब सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी हम खाते हैं, है ना सर। शराब नहीं पीना है फिर भी हम पीते हैं। यानी आप समझो बॉडी अगर कुछ अलग कह रही जो है, उसके अगेंस्ट अगर हम कुछ कर रहे हैं एग्जैक्टली तो अपराध कर रहे हैं। अब आप समझिए इसको अपराध का है, जबकि आप कोई वैसा क्राइम नहीं कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अपराध साथ करा अपराध है। हो रहा है, हाँ? अपराध का मतलब क्या है सर, जब भी कोई क्राइम होगा, अपराध होगा तो उसकी सजा मिलेगी। सजा मिलेगी। ऋषियों ने कहा ये तुम अपराध कर रहे हो, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। क्या बात है। आपकी बॉडी को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, चाहे वो इस्कीमिक हार्ट डिजीज के रूप में भुगतो आप, चाहे वो आम बात आर्थराइटिस के रूप में भुगतो, चाहे कोलाइटिस के रूप में भुगतो, चाहे किसी रूप में भुगतिए, आपको भुगतनी पड़ेगी। नंबर ऑफ केसेस में आप देखेंगे कि ऐसा हो रहा है, उन्होंने ये किया है जिसके कारण ये सारी चीज़ें पैदा हुई हैं। एक और चीज़, जैसे ये आयुर्वेद के बेसिक कंसेप्ट हैं सर, जो हमारा लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद को कहते हैं ये लाइफ का विज्ञान है। मेडिसिन तो अलग हो गई, ये लाइफ का विज्ञान है, जीवन जीने की कला है आयुर्वेद। जीवन, हम स्वस्थ जीवन कैसे जिएं। जैसे कि आजकल बहुत आपने देखा होगा सर कि फीमेल्स के साथ क्या होता है कि उन्हें कहीं फंक्शन में जाना है या कहीं घूमने जाना है, किसी तीर्थ स्थान पे जाना है, पीरियड्स को पोस्टपोन करते हैं हार्मोनल पिल्स खा के, मेडिसिन लेके कि भाई मेरे को 2 दिन में पीरियड आना है, वो ना आ जाए। हाँ, लेकिन बॉडी के साथ जो रिस्पॉन्स कर रही है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो क्या है कि हम दवाई खा लें ताकि हमारा ये लिंगर ऑन हो जाए, कुछ समय बाद 10 दिन 20 दिन बाद पीरियड आए। आयुर्वेद कहता है कि जो आर्तव है यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो अपने टाइम पे आएगा, वो रिलीज हो जाता है कुछ दिन पहले, बॉडी में केमिकल चेंजेस हो जाते हैं। हम जब पिल्स खा के उन केमिकल चेंजेस को सप्रेस कर देते हैं तो वो जो केमिकल्स हमारी बॉडी में बनते हैं वो दूषी विष का काम करते हैं। ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है। दूषी विष मतलब ऐसा विष जो मेरे शरीर के अंदर है और वो मेरे लिए टॉक्सिन का काम करता है। क्या बात है। वो दूषी विष से ही सर 1000 तरीके की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। वो एलर्जिक रिएक्शन देता है, वही पीसीओडी बनाता है। आप समझ रहे हैं, उसी से ही आगे जाके कैंसर और क्या क्या चीजें बीमारियां पैदा हो जाती हैं। दूषी विष, तो जो हम पैकेज्ड फूड खा रहे हैं वो भी तो प्रिजर्वेटिव्स हैं, वो हम खा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं दूषी विष का हमारी बॉडी में काम करते रहते हैं। तो वो दूषी विष हमारे शरीर को दूषित करते हैं, उन मेटाबोलाइट जो पैदा करते हैं वही हमारे में एलर्जिक रिएक्शंस और कई तरीके के रोग पैदा करते हैं। लेकिन लोग समझते नहीं है। हमारे पास जो आते हैं फीमेल्स, हम उनको एजुकेट करते हैं कि आप अपने बच्चों में ऐसा ना करिए, बेटर है। और जो करता है उसको आगे, क्योंकि अपराध है, फल भुगतना है सर। लॉ कॉलेज होते हैं ना, लॉ सिखाया जाता है जी। आज भी हम रोड पे चलते हैं कि भाई यहाँ जाएंगे, ये रेड लाइट क्रॉस करेंगे तो इतना फाइन देना पड़ेगा, ये करेंगे तो इतना फाइन देना पड़ेगा। फाइन पता होता है ना तो अपराध कम होते हैं। अपराध को कंट्रोल करने के लिए हमें फाइन पता होगा तो हमें लगता है कि भाई ये किया तो ये सजा भुगतनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि सर ये तो ये प्रज्ञा अपराध अपने आप में एक यूनिवर्सिटी की तरह आपको इसको लोगों को सिखाना चाहिए। इट्स अ काइंड ऑफ एजुकेट करना चाहिए। करो भैया, तुम्हें खाना है खा लो, लेकिन ये इसकी सजा है, ये सुन लो, ये समझ लो, ये सीख लो। अगर उनको अपनी सजा पता लग गई तो मुझे लगता है कि वो लोग अपराध भी करने से सोचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार जैसे हुआ ना कि कई ऐसे छोटे छोटे से अपराध हैं, मतलब हमारी साइकोलॉजी ऐसी बन गई है कि जिनकी सजा बहुत कम है तो अपराध करते हुए आदमी सोचता नहीं है। अगर सजा बड़ी होती है तो अपराध करने से आदमी सोचता है। बिल्कुल है। लेकिन ये अपने शरीर के साथ अपराध कर रहा है और उसको पता नहीं लग रहा है कि भाई मैं ये अपराध कर रहा हूँ, ये सजा मेरे को बाद में कई लाखों रुपए में भी ये सॉल्यूशन में नहीं कन्वर्ट होगी। अगर उसे पता लग जाए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो अपराध करना शायद कुछ कम कर दे। हाँ सर, जो समझदार लोग हैं वो डेफिनेटली बंद कर देंगे,
हाँ, और या थोड़ा कम कर देंगे, और जो नहीं है वो तो ऐसे ही चलते तो एक रहेंगे। नई मुहिम मुझे लग रही है सर, इसके ऊपर हमें एक अलग से ही एक नया मुहिम छेड़नी चाहिए कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि भैया ठीक है, आपको मीठा खाना है खाओ, इतना बोला गया है, लेकिन इससे ज़्यादा खाओगे तो ये होने वाला है, जी या ये कर रहे हो, तुम्हें पिज़्ज़ा खाने हैं खाओ, लेकिन ये चीज़ तुम्हारे लिए ये होने वाली है। जी उसे पता लगेगा तो शायद मुझे लगता है काफ़ी कम ये चीज़ें हो पाएंगी in the future। डेफिनेटली सर, आयुर्वेद में दिया हुआ है ना, आयुर्वेद में देखिए एक अलग चैप्टर है स्वस्थ वृत्त में, एक अलग चैप्टर है दिनचर्या, हाँ। कि सुबह उठने से रात्रि को सोने तक आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। इवन ये भी बताया है कि अगर आपको मोशन जाना है, यानी कि आपको पॉटी जाना है, किस दिशा में मुंह हो। दिशा का भी कुछ है। यस, इवन ये भी बताया है कि अगर आपको मोशन जाना है, यानी कि आपको पॉटी जाना है, किस दिशा में मुंह हो। दिशा का भी कुछ है। यस, कौन सी दातून होनी चाहिए, बबूल की हो, हाँ, पीपल के वृक्ष की हो, किसकी हो, मतलब इसका भी पूरा एलेबोरेशन है। मतलब सबको अलग अलग तरह के जी लोगों में अलग अलग तरह की प्रवृत्ति के जी हिसाब से अलग अलग तरह का। हाँ, देश काल हम दवाई देखिए, जैसे बताया था ना, ये पूरा शरीर पंच महाभूत, आत्मा, मन के अलावा दिशा, 10 दिशाएं हैं। हम जनरली पूछो दिशा कितनी है, कहेंगे 4, हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सही बात है। 10 दिशाएं हैं, ऊपर नीचे की भी है, नैऋत्य भी है, वायव्य भी है, ऐसे करके दिशाएं। आयुर्वेद में कई तरीके का वर्णन है। आयुर्वेद में ये है कि कोई व्यक्ति, देखिए दवाई कैसे चेंज होती है आयुर्वेद में, और बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। आयुर्वेद कहता है अनुपदेश। अनूप यानी ऐसा देश जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, झीलें ज़्यादा हैं या नदियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ कफज विकार पैदा होते हैं। अच्छा। मरु प्रदेश जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, जहाँ वाटर रिसोर्सेज वैसे कम हैं, वहाँ पे पित्तज और वायु वाले विकार ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ऐसे देश यानी कि प्लेस का भी अलग अलग वर्णन किया गया है। उसके हिसाब से जड़ी बूटियों का भी फर्क पड़ जाता है। सर राजस्थान में अगर मान लीजिए कोई, आप राजस्थान के सॉइल में आपने गिलोय उगाया और महाराष्ट्र में या भोपाल में उगाया, दोनों में अंतर है। अच्छा। मैं एक बार सर 2012 में गया था, भोपाल गया था, तो भोपाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक फॉरेस्ट मेला लगता है। ठीक है। हाँ। सितंबर के अराउंड लगता है। तो मेरा एक इनविटेशन था, वहाँ एज अ मैं गेस्ट गया था, और बहुत अच्छा था सर। वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स थे सब, मैं उन्हीं के साथ रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, और जो फॉकलोर्स होते हैं, ऐसे आयुर्वेद, ऐसे लोग जो खानदानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो डिग्री होल्डर नहीं है, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है, बट वैसे उनको नॉलेज है। तो वो सारा था। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, जब नाड़ी मैंने देखी, दिल्ली वाले लोगों की नाड़ी वायु और पित्त प्रधान है, वहाँ के लोगों की नाड़ी पित्त और कफ प्रधान मिली मुझे समहाउ। मैंने जैसे वहाँ पे 200-400 पेशेंट देखे, तो मुझे ऐसा एनालाइज हुआ कि वहाँ पे एरिया वाइज कफ ज़्यादा है, क्योंकि वो उस तरीके का एरिया है। तो ऐसे दिल्ली का एरिया है। अब आप समझिए कितना अंतर आ रहा है। यहाँ की गिलोय वहाँ की गिलोय में अंतर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कई चीज़ें मैटर करती हैं। सर कमाल का साइंस, कमाल की चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली हैं। मतलब ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो लुप्त हो रही है, मुझे लगता है कि इसको दोबारा से कुछ एक नया स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, मुझे जो लगता है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा, चाहे हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं, अगर इंस्टीट्यूट से हम MD PhD कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आयुर्वेद के खुले हुए हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई गुरु तो है ही, जो हमें सिखा रहे हैं। जो हमारे लेक्चरर प्रोफेसर्स हैं वो भी गुरु हैं। मेरा, क्योंकि मुझे ये लगा कि जो ट्रू क्लिनिशियन है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठा है, वो आंसरेबल है। सही बात है। आप, मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ जहाँ मैंने पेशेंट देख लिया, ठीक है, ठीक हुआ, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट प्राइवेट में मेरे को यस नो देना पड़ता है उसे। सही बात है। और कुछ आयुर्वेद में कुछ गुप्त विद्याएं हैं, कुछ गुप्त चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा में आती हैं।
तो सर मुझे लगता है कि ये आगे वाले हमें एपिसोड्स में, आगे वाले जो सीरीज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज़ तो हमने एक इसमें एक नई चीज़ को सीखा कि गुरु शिष्य परंपरा एक वाकई एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद का एक अलग ही लेवल लोगों को एजुकेट करने के लिए है। आज जो भाग दौड़ में और एक कमर्शलाइजेशन में जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया अगर ये चीज़ें हम किसी को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कोई पैसा नहीं देगा हमें। अगर हमें अपने प्रोफेशन को चलाना है, कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ उसको देना पड़ेगा। तो ये सबसे हटके है हमारी हेल्थ और हमारा लाइफस्टाइल का जो बैलेंसिंग है, इसके बारे में सर जो हम नेक्स्ट मुझे लगता है कि हमें और काफ़ी सीरीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके। अभी तक हमने आज के जो एपिसोड में हमने कवर अप किया, मोटे मोटे तौर पे हमने देखा कि भाई ये आयुर्वेद ऐसा कुछ बोलता है, और जो कि आज इंटरनेट या बाकी जो लोगों का जो एक माइंडसेट बन चुका है, उससे अलग हटके कुछ बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए दो आजकल आयुर्वेद में क्या है ना, आजकल आयुर्वेद में चल क्या रहा है कि एक टोटका बता दो, एक दवाई बता दो, काम खत्म, उससे बात नहीं। हम चाहते हैं भारत स्वस्थ हो, पूरा विश्व स्वस्थ हो, तो बीमारी आने से पहले ही रोक लो ना। सही बात है। अब हम जो गलतियां कर रहे हैं, अगर हमारी इतनी रिच एक फिलॉसफी है आयुर्वेद की, तो वो लोगों को पता चल जाए। क्या बात। मैं तो यही कोशिश करूंगा आपके माध्यम से नहीं कि सर, ये वो बहुत डेफिनेटली एक अच्छा प्रयास होगा जी कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे साथ आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। यानी कि आपको पॉटी जाना है, किस दिशा में मुंह, दिशा का भी कुछ है। यस, कौन सी दातून होनी चाहिए, बबूल की हो, पीपल के वृक्ष की हो, किसकी हो, इसका भी पूरा एलेबोरेशन है। मतलब सबको अलग अलग तरह के लोगों में अलग अलग तरह की प्रवृत्ति के हिसाब से अलग अलग तरह हाँ, का देश काल हम दवाई देखिए, जैसे बताया था ना, ये पूरा शरीर पंच महाभूत, आत्मा, मन के अलावा दिशा, 10 दिशाएं हैं। हम जनरली पूछो दिशा कितनी है, कहेंगे 4, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सही बात है। 10 दिशाएं हैं, ऊपर नीचे की भी है, नैऋत्य भी है, वायव्य भी है, ऐसे करके दिशाएं। आयुर्वेद में कई तरीके का वर्णन है। आयुर्वेद में ये है कि कोई व्यक्ति, देखिए दवाई कैसे चेंज होती है आयुर्वेद में, और बीमारियां कैसे पैदा होती हैं। आयुर्वेद कहता है अनुपदेश। अनूप यानी ऐसा देश जहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, झीलें ज़्यादा हैं या नदियाँ ज़्यादा हैं, वहाँ कफज विकार पैदा होते हैं। अच्छा। मरु प्रदेश जैसे दिल्ली है, राजस्थान है, जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा है, जहाँ वाटर रिसोर्सेज वैसे कम हैं, वहाँ पे पित्तज और वायु वाले विकार ज़्यादा पैदा होते हैं। तो ऐसे देश यानी कि प्लेस का भी अलग अलग वर्णन किया गया है। उसके हिसाब से जड़ी बूटियों का भी फर्क पड़ जाता है। सर राजस्थान में अगर मान लीजिए कोई, आप राजस्थान के सॉइल में आपने गिलोय उगाया और महाराष्ट्र में या भोपाल में उगाया, दोनों में अंतर है। अच्छा। मैं एक बार सर 2012 में गया था, भोपाल गया था, तो भोपाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक फॉरेस्ट मेला लगता है। ठीक है। हाँ। सितंबर के अराउंड लगता है। तो मेरा एक इनविटेशन था, वहाँ एज अ मैं गेस्ट गया था और बहुत अच्छा था सर। वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर्स थे सब, मैं उन्हीं के साथ रहा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग थे, और जो फॉकलोर्स होते हैं, ऐसे आयुर्वेद, ऐसे लोग जो खानदानी आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट वो डिग्री होल्डर नहीं है, इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड नहीं है, बट वैसे उनको नॉलेज है। तो वो सारा था। वहाँ मैंने एक चीज़ देखी, जब नाड़ी मैंने देखी, दिल्ली वाले लोगों की नाड़ी वायु और पित्त प्रधान है। अच्छा, वहाँ के लोगों की नाड़ी पित्त और कफ प्रधान मिली मुझे समहाउ। मैंने जैसे वहाँ पे 200-400 पेशेंट देखे, तो मुझे ऐसा एनालाइज हुआ कि वहाँ पे एरिया वाइज कफ ज़्यादा है, क्योंकि वो उस तरीके का एरिया है। तो ऐसे दिल्ली का एरिया है। अब आप समझिए कितना अंतर आ रहा है। यहाँ की गिलोय वहाँ की गिलोय में अंतर नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। एनवायरमेंटल चेंजेस हुए हैं, हो रहे हैं, तो उस हिसाब से कई चीज़ें मैटर करती हैं। सर कमाल का साइंस, कमाल की चीज़ें हमें आपसे सीखने को मिली हैं। मतलब ये जो गुरु शिष्य परंपरा जो लुप्त हो रही है, मुझे लगता है कि इसको दोबारा से कुछ एक नया स्टैंड लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल सर, मुझे जो लगता है, देखिए गुरु शिष्य परंपरा, चाहे हम इंस्टीट्यूट में जाते हैं,
अगर इंस्टीट्यूट से हम एमडी पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आयुर्वेद के खुले हुए हैं, वहाँ पे भी कोई ना कोई गुरु तो है ही राइट। जो हमें सिखा रहे हैं, जो हमारे लेक्चरर प्रोफेसर्स हैं वो भी गुरु हैं। मेरा क्योंकि मुझे ये लगा कि जो ट्रू क्लिनिशियन है, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठा है, वो आंसरेबल है। सही बात है। आप, मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में बैठा हूँ जहाँ मैंने पेशेंट देख लिया, ठीक है, ठीक हुआ, ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर प्राइवेट में मेरे को यस नो देना पड़ता है उसे। सही बात है। और कुछ आयुर्वेद में कुछ गुप्त विद्याएं हैं, कुछ गुप्त चीजें हैं, कॉन्फिडेंशियल होती हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा में आती हैं। क्या बात है। तो सर मुझे लगता है कि ये आगे वाले हमें एपिसोड्स में, आगे वाले जो सीरीज हम करने वाले हैं, क्योंकि ये सीरीज तो हमने इसमें एक नई चीज़ को सीखा कि गुरु शिष्य परंपरा एक वाकई एक ऐसी चीज़ है जो आयुर्वेद का एक अलग ही लेवल लोगों को एजुकेट करने के लिए। आज जो भाग दौड़ में और एक कमर्शलाइजेशन में जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि भैया अगर ये चीज़ें हम किसी को नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कोई पैसा नहीं देगा हमें। अगर हमें अपने प्रोफेशन को चलाना है, कुछ करना है, तो कुछ ना कुछ इसको देना पड़ेगा। तो ये सबसे हटके है हमारी हेल्थ और हमारा लाइफस्टाइल का जो बैलेंसिंग है, इसके बारे में सर जो हम नेक्स्ट मुझे लगता है कि हमें और काफ़ी सीरीज़ बनाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को एजुकेशन मिल सके। अभी तक हमने आज के जो एपिसोड में हमने कवर अप किया, मोटे मोटे तौर पे हमने देखा कि भाई ये आयुर्वेद ऐसा कुछ बोलता है, और जो कि आज इंटरनेट या बाकी जो लोगों का जो एक माइंडसेट बन चुका है, उससे अलग हटके कुछ बातें हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि देखिए, आजकल आयुर्वेद में क्या है ना, आजकल आयुर्वेद में चल क्या रहा है कि एक टोटका बता दो, एक दवाई बता दो, काम खत्म, उससे बात नहीं। हम चाहते हैं भारत स्वस्थ हो, पूरा विश्व स्वस्थ हो, तो बीमारी आने से पहले ही रोक लो ना। सही बात है। अब हम जो गलतियां कर रहे हैं, अगर हमारी इतनी रिच एक फिलॉसफी है आयुर्वेद की, तो वो लोगों को पता चल जाए। क्या बात। मैं तो यही कोशिश करूंगा आपके माध्यम से नहीं कि सर, ये वो बहुत डेफिनेटली एक अच्छा प्रयास होगा जी, कि आप अपने कीमती समय में से समय निकाल के हमारे साथ आपने इतना समय दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू।